आप सभी को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन की कार्य की अ, हम पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर कक्षा के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को किस तरह से शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसमें कौन कौन से शरीर के जो अंग हैं वो काम करते हैं और वो सभी अंग मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य कैसे करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। ये सभी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और मुख्यतः शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाद में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि पदार्थ बहुत ही विषैले होते हैं। इन पदार्थों को यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सप्रेशन या उत्सर्जन कहलाता है। अब यदि हम बात करें कि उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होता है, इसमें देखिए कि हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं यानी दो वृक्क या दो गुर्दे होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग होते हैं। इसी प्रकार दो यूरेटर्स होते हैं या मूत्रवाहिनी और एक ब्लैडर या मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग या मूत्रजनन छिद्र होता है। इस चित्र के द्वारा आप देखने का प्रयास कीजिए। इस चित्र के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे शरीर में इस तरह से दो किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है और दोनों ही किडनी के बीच वाले भाग से यहाँ से ये यूरेटर निकलकर नीचे ब्लैडर तक आती है। इसी प्रकार लेफ्ट किडनी से भी एक लंबी नलिका जिसे हम यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहेंगे वो निकलकर नीचे ब्लैडर या मूत्राशय तक आती है। इस प्रकार हमारे शरीर में ये लेफ्ट और राइट दो किडनी होती है जिनके मध्य के भाग से जहाँ पर धमनी और शिरा भी जुड़ी हुई है और वहीं पर यूरेटर या मूत्रवाहिनी निकलकर नीचे ब्लैडर या मूत्राशय तक पहुंचती है। इस प्रकार हमारे शरीर में यानी किडनी है, यूरेटर है और ब्लैडर है, इस तरह से ये अंग मिलकर है वो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि हमारे शरीर में कहाँ पर किडनी है वो स्थित है और किडनी से इस प्रकार यूरेटर है वो नीचे आके ब्लैडर में यानी यूरिनरी ब्लैडर तक ये पहुंचती है। और इधर आप किडनी के चित्र को देखिए, ये किडनी है या वृक्क है जिसमें मध्य वाले भाग से यूरेटर जुड़ी हुई होती है। किडनी की यदि लोकेशन की बात करें, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है, आप देखिए हमारे शरीर में यहाँ पर जो किडनी है वो स्थित है और यहाँ पर किडनी के बारे में यदि हम देखें तो किडनी का जो बीच का भाग होता है इसे हम हाइलम बोलते हैं। इस वाले भाग से यूरेटर निकलकर नीचे यानी ब्लैडर तक जाती है और इस यूरेटर का जो अंदर का जो भाग है जो थोड़ा चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है, उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये रीनल पेल्विस है। इस प्रकार किडनी के चारों तरफ कैप्सूल होता है और उसके बाद में किडनी को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। यानी बाहर तो कोर्टेक्स होता है, रीनल कोर्टेक्स है ये भाग, इतना भाग, और ये बीच का जो भाग होता है वो मेडुला होता है। इस मेडुला वाले भाग में अनेक पिरामिड्स होते हैं, जैसे ये पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे रीनल पिरामिड्स। इस प्रकार से किडनी की ये संरचना है। इस चित्र के द्वारा आप देखिए किडनी जो है उसकी लोकेशन को दिखाया गया है। शरीर में किडनी किस तरह से स्थित होती है। ये एक किडनी है, इधर वाली ये दूसरी किडनी है
और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है वो लगी हुई है, जैसे ये एड्रिनल ग्लैंड है और ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये वृक्क का ये जो भाग होता है थोड़ा सा दबा हुआ होता है, इसे हम हाइलम कहते हैं। यहीं पर रीनल आर्टरी है वो अंदर जाती है, यानी धमनी अंदर जाती है, और शीरा है वो बाहर निकलती है, और यूरेटर यहाँ से निकलकर नीचे जाती है। इस तरह से इस चित्र के द्वारा भी आप देखिए कि किस तरह से जो किडनी है वो हमारे शरीर में स्थित होती है, और उसके ऊपर किस तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्थित होती है। ये देखिए आप, किडनी का ये बाहर का चित्र है, और ये किडनी के अंदर का चित्र है, जिसमें बाहर ये भाग जो होता है वो कोर्टेक्स होता है, और अंदर वाला भाग ये भाग मेडुला होता है, जिसमें कई पिरामिड्स होते हैं, और यहाँ से यूरेटर निकलकर नीचे की ओर जाती है, जो कि ब्लैडर में जाके मिल जाती है। इस चित्र में देखिए आप, ये किडनी का बाहर का भाग दिखाया गया है, और ये अंदर का भाग है वो दिखाया गया है, यानी प्रत्येक किडनी के बीच वाले भाग से यूरेटर निकलकर नीचे आती है, धमनी अंदर जाती है, शीरा बाहर आती है, यानी प्रत्येक किडनी में धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा ब्लड को पहुंचाया जाता है, और ब्लड है वो किडनी के अंदर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है वो वहां से वेन के द्वारा है वो बाहर आ जाता है, और जो फिल्टर हुआ है जो उत्सर्जित पदार्थ है वो यूरेटर की सहायता से वहां से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो किडनी है या वृक्क है, यानी उसमें हम कहें कि जो रीनल आर्टरी है वो जुड़ी हुई होती है, रीनल वेन जुड़ी हुई होती है, और यूरेटर जुड़ी हुई है। इस प्रकार इस भाग से कई संरचनाएं हैं वो किडनी में जुड़ी हुई होती है। यहाँ आप देखिए, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम सुप्रारीनल या अधिभृक्क या एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। और जो किडनी है उसमें उसके दो भाग होते हैं, बाहर वाला भाग है वो कोर्टेक्स है, और अंदर का भाग होता है वो बीच का भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। इस चित्र से एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें, ये शरीर में किडनी कहाँ पर स्थित होती है उसको दिखाया गया है, और यहाँ पर जो वृक्क है, यानी ये जो भाग होता है किडनी का जो दबा हुआ भाग होता है हल्का सा, यानी ये जो किडनी है इसका बीच का भीतर का भाग हल्का सा दबा हुआ है, इस भाग को हम बोलेंगे हाइलम। ये हाइलम है, और हाइलम वाले भाग से ही वेन जुड़ी हुई है और आर्टरी जुड़ी हुई होती है, और यहीं पर नर्व या कहें तंत्रिका रीनल नर्व भी यहीं से जुड़ी हुई होती है, और इसी वाले भाग से रीनल आर्टरी निकलकर नीचे जाती है, यानी सॉरी यूरेटर निकलकर नीचे जाती है। ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी कहलाती है, और ये वेन होगी, ये आर्टरी होगी, यहाँ पर तंत्रिका होगी। इस प्रकार जो किडनी है, इस किडनी का जो बाहर का भाग होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है, यानी ये तो हो गया कैप्सूल, इसके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है, रीनल कैप्सूल हो गया। इसके बाद में यदि हम इसको संरचना में देखें, आंतरिक संरचना में देखें, तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। बाहर का भाग कोर्टेक्स कहलाता है, यानी किडनी का जो इतना भाग है, ये भाग है वो यहाँ तक का भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है, ऊपर ऊपर का भाग कोर्टेक्स है, बीच का भाग भीतर का भाग वो मेडुला होता है, और इस मेडुला वाले भाग में, इस मेडुला वाले भाग में अनेक पिरामिड्स होते हैं। ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स हैं, और पिरामिड्स जो होते हैं वो बीच बीच में ये रिनल कॉलम के द्वारा ये इनमें गैप होता है या पृथक होते हैं। ये रिनल कॉलम हो गया, ये रिनल कॉलम हो गया, ये रिनल कॉलम हो गया। इस प्रकार से जो किडनी है उसके अंदर, यानी ये जो संरचनाएं हैं, इसके अलावा इसमें कोर्टेक्स है और मेडुला है, और मेडुला वाले भाग में इसमें अनेक प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। इसमें एक बार फिर देखिए आप, जो यूरेटर है, इस यूरेटर का जो भीतर का भाग होता है, यूरेटर का जो भीतर का भाग होता है जो किडनी के अंदर होता है, उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। और प्रत्येक पिरामिड के नीचे भी एक पैलेनुमा संरचना होती है, ये पैलेनुमा संरचना कैलिसेस कहलाती है, और प्रत्येक पिरामिड से जो यूरिन है उसको इकट्ठा करने का काम है वो कैलिसेस करती है, यानी इसमें जो यूरिन इकट्ठा होता है वो यहाँ इसके द्वारा, कैलिसेस के द्वारा है वो यहाँ तक लाया जाता है। इस प्रकार एक बार आप, अब यदि हम किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, तो प्रत्येक किडनी के अंदर, यानी प्रत्येक वृक्क के अंदर उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है, वृक्क नलिका कहलाती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में अनेक
सॉरी प्रत्येक वृक में अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी जो नेफ्रॉन है, वृक नलिका है, वो किडनी की यूनिट होती है, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अब यदि हम नेफ्रॉन को देखें कि नेफ्रॉन कहाँ स्थित होती है, इस प्रकार प्रत्येक जो किडनी है, वृक है, उसके अंदर इस प्रकार अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह से वृक में यहाँ नेफ्रॉन है वो स्थित होते हैं, वृक नलिका है वो स्थित होती है। कैसे होती है ये देखिए आप, यहाँ वृक के काट को यहाँ दिखाया गया है और यहाँ एक जो नेफ्रॉन है उसको दिखाया गया है। इस तरह से जो नेफ्रॉन है वो किडनी में स्थित होता है। जो नेफ्रॉन है उसका जो आगे का जो भाग होता है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और नेफ्रॉन का आगे का जो भाग है वो बोमन कैप्सूल कहलाता है। ये जो भाग है इसका बोमन कैप्सूल कहलाता, कैलेनोमा भाग है वो बोमन कैप्सूल कहलाता है। और इस भाग में वृक नलिकाओं का सॉरी रक्त नलिकाओं का जाल होता है, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। यानी ये तो हो गया बोमन कैप्सूल और इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जो जाल है उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल ये मिलकर कहलाता है मेलपिगियन सैक या मेलपिगियन कोश। इस ग्लोमेरुलस में एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड को लेके आती है और इफेरेंट के आर्टरियोल के द्वारा ब्लड को बाहर ले जाती है। इस प्रकार ये तो कहलाता है हमारा मेलपिगी कोश, जिसमें बोमन कैप्सूल भी होता है, इसके साथ साथ उसमें ग्लोमेरुलस होता है। यानी जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना की बात करें तो उसमें एक तो ग्लोमेरुलस होता है, बोमन कैप्सूल होता है, जो ट्यूब होती है, नलिका होती है, उसमें एक तो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में उसमें आता है हेनले का लूप यानी दूरस्थ हेनले का लूप। उसके बाद में आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और एक है संग्रह नलिका। इस प्रकार प्रत्येक जो नेफ्रॉन है उसमें कई भाग होते हैं, यानी ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दो भाग तो ये हो गए जो ऊपरी ऊपर है। इसके बाद में जो नलिका है उस नलिका में एक तो होती है प्रोक्सिमल ट्यूब या समीपस्थ कुंडलित नलिका, बीच में नलिका लूप होता है। उसके बाद में डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका होती है। तो नेफ्रॉन में ये इतने भाग होते हैं। एक बार फिर से हम देखने का यहाँ प्रयास करें तो आप देखिए कि ग्लोमेरुलस यानी ये जो संरचना है ये बोमन कैप्सूल होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में उसका प्रारंभ जो है कैलेनोमा संरचना से होता है, जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। इस बोमन कैप्सूल में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस में जो रक्त को इसमें पहुंचाती है उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को लेके आती है, और ये जो आउटगोइंग जो आर्टरियोल है इसे हम कहेंगे इफेरेंट आर्टरियोल। यानी ये इनकमिंग आर्टरियोल है जो ब्लड को लेके आ रही है, ये आउटगोइंग आर्टरियोल है जो ब्लड को लेके जा रही है। इस प्रकार से बोमन कैप्सूल में रक्त केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, जाल बन जाता है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कैलेनोमा संरचना जो है उसको तो हम कहेंगे बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर जो रक्त केशिकाएं हैं इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। और यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और इसके आगे की जो संरचना होती है, यानी ये जो बोमन कैप्सूल है इसमें ग्लोमेरुलस हो गया। अब बोमन कैप्सूल, इसके आगे जो मुड़ी हुई ये कुंडलित नलिका है इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स या समीपस्थ नलिका। ये यहाँ तक समीपस्थ नलिका होती है। यानी बोमन कैप्सूल से आगे लंबी मुड़ी हुई कुंडली जो नलिका है उसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रोक्सिमल ट्यूब कहेंगे। प्रोक्सिमल ट्यूब से आगे एक नीचे यू आकार का भाग होता है, ये इसे हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप। यानी जो प्रोक्सिमल ट्यूब है उसके नीचे जो यू आकार का भाग होता है जिसमें दो भुजाएं होती है, एक भुजा जो है नीचे जाती है उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लिंग, और एक ऊपर आती है असेंडिंग लिंग। यानी जो हेनले का लूप होता है इसमें अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा, दो भुजा होती है। और दोनों भुजाएं यानी दोनों भुजाओं में से एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है और दूसरी जो भुजा है वो आगे दूसरे दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। इस प्रकार जो आरोही और अवरोही यानी अवरोही भुजा और आरोही भुजा
ये दोनों हेनले के लूप में पाई जाती है और दोनों ही एक दूसरे के समांतर होती है, यानी एक तो नीचे आती है, एक तो भुजा नीचे आती है और एक भुजा ऊपर जाती है, तो ये हेनले का लूप होता है। और हेनले के लूप से आगे आगे पुनः हेनले के लूप से आगे एक कुंडलित नलिका होती है जो पुनः बोमन कैप्सूल के पास में पहुंचकर कुंडलित हो जाती है। इसे हम कहेंगे डिस्टिल ट्यूब या दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका एक तरफ जुड़ी रहती है हेनले के लूप से और आगे जुड़ी रहती है कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका से। यानी ये आगे का जो भाग है ये संग्रह नलिका कहलाती है। संग्रह नलिका और सभी संग्रह नलिकाएं जो होती है आप आगे चलकर वो यूरेटर के चौड़े भाग जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस उसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वृक्क में अनेक संख्या में असंख्य नेफ्रॉन होते हैं, वृक्क नलिकाएं होती है। और वृक्क नलिकाओं की संरचना को यदि देखें उसमें कई भाग होते हैं। उसमें एक तो होता है बोमन कैप्सूल और एक होता है ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल टेलेनुमा भाग होता है, उसमें रक्त केशिकाओं का जाल है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। और बोमन कैप्सूल में जो रक्त को लेके आने वाली जो आर्ट्रियोल है वो कहलाती है एफेरेंट आर्ट्रियोल। जो रक्त को लेके जाती है उससे बाहर उसको हम कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी अभिवाही और अपवाही धमनियां यहाँ पर होती है। और बोमन कैप्सूल से आगे जो कुंडलित मुड़ी हुई नलिका होती है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे यू आकार का भाग होता है वो हेनले का लूप कहलाता है। और हेनले के लूप के आगे पुनः मुड़ी हुई कुंडलित नलिका होती है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टिल ट्यूब्यूल कहलाती है। और डिस्टिल ट्यूब्यूल अंत में कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, संग्रह नलिका में खुलती है। और सभी संग्रह नलिकाएं अंत में यूरेटर या मूत्र वाहिनी के अग्र चौड़े भाग यानी रीनल पेल्विस में होती है। इस तरह से ये नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना होती है। और प्रत्येक वृक्क नलिका के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का यानी ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, गुच्छा होता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि उत्सर्जी तंत्र है उसमें यानी स्तनधारियों के यानी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्य जो अंग होता है वो वृक्क होता है, गुर्दे जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं। और जो दोनों साइड में जो लेफ्ट और राइट जो किडनीज होती है उन दोनों से यूरेटर बाहर निकलती है जो कि मूत्राशय में खुलती है और वहां से मूत्र ग्रहण मार्ग के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को त्याग दिया जाता है। और प्रत्येक वृक्क जो है उसका मध्य का भाग हाइलम कहलाता है जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व जुड़ी हुई रहती है और यूरेटर जुड़ी हुई रहती है। किडनी के अंदर से अगर देखें तो उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं और मेडुला में अनेक पिरामिड्स होते हैं और प्रत्येक किडनी में असंख्य नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की इस ऑनलाइन क्लास से आप सभी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।